चलिए, तो आज हम लोगों को जो है पॉलिटी सब्जेक्ट्स देखने जा रहे हैं। पॉलिटी और पॉलिटी में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सरकार के बारे में समझने के लिए, है ना। अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो अपने गवर्नमेंट के कुछ बेसिक्स को समझना है। गवर्नमेंट्स की कुछ बेसिक्स क्या होती है, जैसे हम इसमें समझते हैं जो शक्ति का विभाजन होता है ना, पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन, शक्तियों का विभाजन। तो शक्ति का विभाजन कितने तरीके से होता है, किस किस आधार पर होता है, किस में होता है, ये चीजें समझना है भली भांति। शक्ति का विभाजन, शक्ति मतलब क्या, जो अलग अलग पावर्स अलग अलग जो है, चलेगा कंप्लेंट किया गया, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए, चलेगा। शक्ति का विभाजन यानी शक्ति का जो बंटवारा होता है हमारे देश में, जो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं, कोई स्टेट लेवल का है, कोई सेंट्रल लेवल पर है, तो किसके पास क्या पावर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझा जाता है ना। तो शक्ति का जो विभाजन है या कहिए जो शक्तियों का जो बंटवारा है वो दो तरीके से होता है। पहला जो है वो शक्ति का क्षैतिज वितरण है, क्षैतिज वितरण, है ना। आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ, जहां पे न समझ में आए तो क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्षैतिज वितरण पहला, इसको हम पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, पावर का पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा जो है क्षैतिज वितरण के अलावा जो होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण। अब ये क्या है, हम दोनों को समझेंगे बढ़िया से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, अब इसमें देखिए दो प्रकार का है, पहला क्षैतिज वितरण, दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण। इसको जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी कि पावर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सरकार में, ये चीजें समझना है। तो पहला हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्षैतिज वितरण से ही। तो जब क्षैतिज वितरण की बात होती है तो उसमें आप जरा ये समझिए कि सरकार के कितने अंग होते हैं, इसी में आपको यह बात समझ में आएगी। सरकार के अंग, है ना, सरकार के अंग। अब सरकार के अंग यानी कि गवर्नमेंट्स के कितने ऑर्गन्स हैं, किस तरीके से कार्य करता है, तो इसको कार्य करने के लिए जो है इसके तीन प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें पहला जो अंग है सरकार का वह कौन सा है, तो पहला अंग है कार्यपालिका। ना इसको हम बीच में कर देंगे, है ना, कोई नहीं। तो सरकार का जो पहला अंग है वो है विधायिका, विधायिका, लेजिस्लेटिव जिसको बोला जाता है ना। हम विधायिका में क्या समझते हैं कि जो भी देश के अंदर कार्य होता है उस कार्य को बनाने का जो कार्य होता है, रूल्स बनाने का, जैसे कि जो पूरा देश चलता है वो एक सिस्टम से चलता है, रूल रेगुलेशन से चलता है, लेकिन उसके जरा रूट को समझिए कि वो सिस्टम या उस रूल रेगुलेशन को बनाता कौन है, तो उसको बनाने वाली जो बॉडी है उसको हम कहते हैं विधायिका, है ना, यानी जो रूल्स बनाने का काम करती है। तो पहला हो गया विधायिका, और जो दूसरा अंग है वो है कार्यपालिका, है ना, कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है कि विधायिका ने जो रूल रेगुलेशन बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है, उसको अप्लाई करने का जो काम है वो कार्यपालिका का होता है। जैसे कि विधायिका यानी कि जो नियम कानून बनाने वाली संस्था है, उसने नियम बना दिया कि आपको सड़क पर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है, अनिवार्य है। विधायिका तो संसद में बैठ करके वो जो है नियम कानून बना दिया, लेकिन सड़क पर चलने वाला व्यक्ति अगर हेलमेट नहीं लगा रहा है, जो कि रूल्स बनाया गया है, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा फिर। अब उस संसद से उठ करके लोग तो आएंगे नहीं उसको जो है हेलमेट पहनाने के लिए या उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। तो अब उसने जो नियम कानून बनाया है उसको अप्लाई करवाने का जो काम है वो कार्यपालिका का है। यानी कि अगर धरातल पर वो रूल रेगुलेशंस को अप्लाई नहीं हो पाया है ठीक से, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको जो है
सही करना, उसके खिलाफ एक्शन लेना या उसको जो है अप्लाई करवाना जो कार्य होता है वो कार्यपालिका का है। अभी हम डिटेल में समझते हैं कि विधायिका क्या है, इसके कितने अंग हैं, कैसे कार्य होते हैं, कार्यपालिका क्या है। अभी हम थोड़ा मोटा मोटा ये समझ रहे हैं कि कितने अंग हैं, उसके बाद हर एक अंग के ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। तो इसमें जो तीसरा है कि कभी मान लीजिए विधायिका ने कोई नियम बनाया, कार्यपालिका उसको अप्लाई करवाने के लिए कार्य कर रही है, लेकिन यह यदि वह व्यक्ति अप्लाई नहीं करता तो उसके अगेंस्ट जो एक्शन होगा, उसका जो जजमेंट किया जाएगा, उसके ऊपर जो कार्यवाही होगी, उसका जो काम होता है वो न्यायपालिका में होता है ना। तो जो सरकार का तीसरा अंग हो गया कौन सा, न्यायपालिका, है ना, जुडिशियरी जिसको बोलते हैं, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका के भी कई लेवल होते हैं, तो इन सब को हम अलग अलग से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विधायिका किसे कहते हैं। तो विधायिका वह संस्था होती है जो विधि का निर्माण करती है ना। तो इसका काम क्या है, इसका काम है विधि का निर्माण करना, विधि निर्माण, यानी कि जो लॉ मेकिंग का काम है, रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम है, वो विधायिका करती है। ठीक, तो सबसे पहले कि देश जैसे विधि निर्माण समझिए, सबसे बड़ा हमारा विधि दस्तावेज क्या है, संविधान है ना। उसके बाद भी देश में अलग अलग चीजें अपडेट होती रहती हैं, तो उसके हिसाब से संसद को अधिकार है कि वह रूल रेगुलेशन बनाता रहे। ठीक, तो संसद ही हमारे देश की सबसे बड़ी क्या है, विधायिका है, देश की सर्वोच्च संस्था है संसद, जहां पे पूरे देश के लिए जो है नियम कानून बनाया जाता है। ठीक, तो विधायिका का काम क्या है, विधि का निर्माण करना है, लॉ मेकिंग जो बॉडी है वो हमारा संसद है। तो विधायिका, विधि निर्माण के अंदर कौन आता है, संसद आता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए कि विधि निर्माण करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वो है संसद। ठीक, अब इस संसद में इसके कितने अंग होते हैं, किस तरीके से कार्य होता है, ये समझते हैं। तो जैसे हमने समझा कि विधि निर्माण करने वाली संस्था को हम विधायिका कहते हैं, और वो संस्था कौन सी है, संसद है। इंग्लिश में इसको जो है पार्लियामेंट कहते हैं। हालांकि जो पार्लियामेंट शब्द है ये फ्रांस से लिया गया है। संसद की जो जननी है वो ब्रिटेन को कहा जाता है ना। ये हम लोग जो है पार्ट 5 में जो है विस्तार से समझेंगे, संसद के बारे में चर्चा होगी। अभी सिर्फ हम आपको जो है सरकार के अंग के बारे में बता रहे हैं, है ना। बाकी संविधान के अंदर संसद को लेकर के भी जो है पूरे आर्टिकल्स बने हुए हैं, बाकायदा डिटेल में पढ़ा जाता है। लेकिन अभी हमें इसका ओवरव्यू देख रहे हैं बेसिकली कि क्षैतिज वितरण होता क्या है ना। तो अब संसद के बारे में जरा समझें कि संसद में जो है 2 सदन होते हैं, है ना। कौन कौन से, तो एक है लोकसभा, ठीक, लोकसभा हो गया पहला सदन, और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। अब इसमें कौन लोग होते हैं, ये समझिए कि संसद क्या है, एक बहुत बड़ा स्थान है, एक हॉल है, जहां पर 2 अलग अलग कमरे हैं, जहां 2 अलग अलग तरह के लोग बैठते हैं। पहले तरह के वो लोग हो गए जिनको भारत की आम जनता ने चुनाव करके भेजा है ना। जो लोकसभा का हर 5 साल में चुनाव होता है हमारे देश में, उसे ही हम लोकसभा का चुनाव कहते हैं, और उसी में हमारे सांसद चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको MP बोलते हैं, है ना। तो कुल कितने मेंबर्स चुने जा सकते हैं, एक लिमिटेशन होता है। तो टोटल जो हमारे देश में लोकसभा सीटें हैं वो 545 है ना। तो कुल जो सीटें हैं इसमें, कुल सीट वो कितना है, 545। ठीक, अब इसमें जो है 2 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए रखा गया था, कि जैसे आज़ादी के बाद जो अंग्रेज यहाँ पर पहले से रह रहे थे, उन्होंने कुछ शादी विवाह यहाँ पे कर लिया था कुछ महिलाओं से, फिर उनके जो बच्चे हुए तो फादर हो गए ब्रिटिश और मदर हो गई इंडियन, तो अब दोनों के जो मिक्स होकर के निकले वो कहलाए एंग्लो इंडियन। तो अब कहीं ना कहीं अगर उनकी माता भारतीय है, उस बच्चे ने भी भारत की नागरिकता ले लिया, लेकिन अब चूंकि पिता ठहरे अंग्रेज, आज़ादी के बाद भगा दिए गए, तो अब उनके लिए स्थान क्या बचा, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनके भी थोड़ा सा अधिकार और जो है समानता में कोई समस्या ना आए, इसलिए जो है उनको भी संसद में एक स्थान दिया गया। तो 2 सीटों को जो है उनके लिए रिजर्व कर दिया गया। तो जो है 545 में 2 सीट एंग्लो इंडियंस के लिए हैं। जब इसको हम हटा देते हैं तो बचता है 543। तो वर्तमान जो सीटें जो हैं वो कुल 543 सीटें हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में कुल जो है 245 सीटें हैं। ठीक, यहाँ पर कुल सीटें कितनी हैं, 245।
तो 245 सीट हो गया राज्यसभा का और 545 हो गया लोकसभा का। अब इस 245 में जो है 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग संसद के चैप्टर में डिटेल्स में समझते हैं, लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए कि संसद जो कि विधि निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था है, इसमें 2 सदन होते हैं। पहला लोकसभा जिसमें 545 मेंबर्स की सीटें हैं, और राज्यसभा दूसरा सदन है जिसमें 245 मेंबर्स की सीटें हैं, है ना। तो ये कुल मिलाकर के हमारा क्या बनता है, संसद बनता है। ठीक, जो पूरे देश के लिए नियम कानून को बनाता है। ठीक, अब इसने जो भी नियम कानून बनाया है उसको अप्लाई करने का जो काम है वो कौन करता है, कार्यपालिका करती है। अब कार्यपालिका को जरा समझिए कि कार्यपालिका में जो है कितने तरह के लोग होते हैं, किस तरीके से उनका कार्य होता है। तो कार्यपालिका को भी 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है स्थायी सदस्य, है ना। इसमें एक होते हैं परमानेंट मेंबर, स्थायी, और दूसरे होते हैं अस्थायी सदस्य। अब ये क्या होते हैं, तो स्थायी और अस्थायी सदस्य उन्हें हम कहते हैं, जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं अलग अलग कंपटीशन एग्जाम की। मान लीजिए कोई एसआई की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी में जाएगा, कोई एसएससी यूपीएससी की तैयारी करता है, उसमें अलग अलग हम सरकारी विभाग में जाते हैं। तो जब आप जो है कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके आप किसी विभाग में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने यूपीएससी क्रैक किया, किसी ने स्टेट पीसीएस निकाला और वो गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया अलग अलग कार्य करने के लिए अलग विभाग पे, तो वो कोई टेम्परेरी नहीं गया है कि 5 साल बाद उसको हटा दिया जाएगा, है ना। उसको कोई जनता ने चुन करके नहीं भेजा है, उस व्यक्ति को अपनी काबिलियत पे जो है सेवा मिली है वहां पर, तो वो पूरा रिटायरमेंट तक अपना वर्क करते रहेगा, वो परमानेंट मेंबर है वहां का, है ना। तो इसी को स्थायी बोलते हैं, यानी कि जो नियुक्त होकर के जाते हैं, है ना, जिनका सिलेक्शन होता है, ना कि इलेक्शन। इधर वाले लोग इलेक्शन से जाते हैं, इधर वाले लोग सिलेक्शन से जाते हैं, है ना। इनका चुनाव होता है, इनका जो है नियुक्ति होती है। ठीक है, तो स्थायी मेंबर्स जैसे कि मान लीजिए किसी ने यूपीएससी निकाला, वो जो है डीएम बन गया, है ना, वो क्या है, स्थायी मेंबर है। कोई उसे जनता के द्वारा नहीं चुन करके भेजा गया है, नहीं वो 5 साल के लिए सीमित समय के लिए गया हुआ है, परमानेंट गया हुआ है, तो वो क्या है, स्थायी सदस्य है। और मान लीजिए कोई जो है डीएम है, कोई जो है डीएसपी है, तो कोई एसपी है, कोई किसी भी पद पर अलग अलग जो भी जितने भी सार्वजनिक, हम इसको लिख दे रहे हैं कि जितने भी सार्वजनिक पद होते हैं, सरकारी पद, है ना। सार्वजनिक पद मतलब क्या समझिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अलग अलग सेक्टर्स हैं। आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करके अगर किसी भी विभाग में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है आप पुलिस विभाग में चले गए, तो अब क्या होगा, आप पुलिस विभाग में चले गए तो आपको कोई नियम कानून बनाने का अधिकार नहीं मिला है वहां पर, बल्कि यहाँ से जो नियम कानून बनाया जा रहा है उसी को आपको अप्लाई करवाने का काम करना है कि जनता उसके हिसाब से चल रही है कि नहीं, ये आपका काम है ना। तो कार्यपालिका का बेसिकली काम क्या है कि जो विधायिका ने नियम कानून बनाया है उसको जो है धरातल पे लागू करवाए, यही काम है ना। तो कार्यपालिका को हम इस बात से भी कंसिडर कह सकते हैं कि ये विधियों को लागू कराने वाली संस्था है। इधर लिख दे रहे हैं इस बात को हम, है ना, विधि को लागू करना, विधियों को लागू करना किसका काम है, कार्यपालिका का। तो नियम कानून को बनाना ये कार्य है विधायिका का, और बनाए गए नियम कानून को लागू करवाना देश के अंदर ये कार्य है कार्यपालिका का। लेकिन ये जो स्थायी मेंबर्स हैं ये किसके अंडर में काम करते हैं, इनके ऊपर कौन होता है, तो इनके अंदर ऊपर होते हैं जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो सब होते हैं, है ना, वो भी कार्यपालिका के ही हिस्सा है। तो अब अस्थाई का मतलब क्या होता है, जो नॉन परमानेंट, जो कुछ समय के लिए आया है, वो परमानेंट नहीं है। तो अस्थाई मतलब जो है चुनाव के द्वारा आते हैं, जिनका चुनाव होता है, और ये चुनाव होने के बाद ये कितने वर्ष के लिए आते हैं, जनरली जो है ये 5 ईयर्स के लिए आते हैं, 5 वर्ष के लिए, है ना। जैसे अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री भी चुना जा रहा है या राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं या जो भी सांसद विधायक हैं, ये सब जो है 5 सालों के लिए आते हैं। तो अब इस अस्थाई में कौन हो गए, मान लीजिए पीएम हो गए, है ना, सीएम हो गए, और जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, ये सब क्या हैं, अस्थाई सदस्य हैं। सांसद और विधायक हो गए, तो ये सब जो है अस्थाई सदस्य हैं। और जैसे हर एक विभाग का मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, और उस विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो उस विभाग के सारे दायित्वों को पूरा करे। फॉर एग्जांपल हमारे देश में जो वित्तीय व्यवस्था है पूरे देश की, उसका एक अलग ही मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, है ना।
तो वित्त मंत्रालय का जो कैबिनेट होता है उसको हम वित्त मंत्री कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, है ना। जैसे इस समय वित्त मंत्रालय में कौन है मंत्री, निर्मला सीतारमण जी, है ना। तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करना। तो अब इसी तरीके से अब उनके अंतर्गत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं इस वित्त विभाग में, वो सब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। उन सब के ऊपर डिसीजन लेने का राइट किसके पास है, उस वित्त मंत्री के पास है, जो कि एक अस्थायी कैबिनेट के द्वारा जो है आया हुआ है। और उनके अंदर में ये अस्थायी परमानेंट वाले, जैसे हम आप सब जो भी जाते हैं उस विभाग में नौकरी लेकर के, सरकारी नौकरी लेकर के, तो हम इनके अंडर में उस विभाग का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए स्थायी सदस्य और ये अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर्स जो अलग अलग एग्जाम्स को करके आते हैं, उसके बाद प्रमोशन लेकर के वहां तक जाते हैं, ये सब स्थायी परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और ये अस्थायी हो गए जिनका जनता के द्वारा चुनाव करके भेजा जाता है या मंत्री नेता विधायक बनाए जाते हैं, ये सब क्या है, अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। अब इसके बाद मामला ये आता है कि मान लीजिए विधायिका ने कोई नियम कानून बनाया, कार्यपालिका ने उसको मानने से इनकार कर दिया, या फिर यहाँ पर लोग उस रूल्स को ठीक से नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसके रूल से अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, है ना। कई बार क्या होता है कि जो चीजें जिस तरीके से बनाया जाता है जैसा करने के लिए वैसा होता नहीं है, अगर उसके अगेंस्ट चीजें जा रही हैं तो उसको निपटारा करने का भी तो कोई माध्यम होना चाहिए, है ना। तो उसका निपटारा करने के लिए क्या होगा कि जो है उसके लिए ही बनाया गया है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम क्या है, इसका काम है विवादों का निपटारा करना, है ना। अब ये विवाद चाहे निजी क्षेत्र के हों चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के हों। निजी क्षेत्र के जैसे आप देखिए अलग अलग जगह पर कोई भी केसेस हो जाता है, तो उस केसेस को सॉल्व करने के लिए हम न्यायपालिका का सहारा लेते हैं। कि मान लीजिए जो है दहेज उन्मूलन अधिनियम बनाया गया है दहेज के खिलाफ, कि कोई किसी भी स्त्री का दहेज को लेकर के शोषण नहीं कर सकता है। नियम तो बना दिया गया है, लोग नियम को पालन भी करते हैं, लेकिन समाज में हमारे कुछ ऐसे भी होते हैं कई बार जो नियम के खिलाफ चले जाते हैं कि दहेज उन्मूलन प्रथा जो चलाया गया है या फिर उसके लिए जो नियम कानून बनाए गए, यदि वह उस नियम कानून का उल्लंघन करके परेशान करता है तो उस महिला के लिए क्या अधिकार होगा, उसके पास क्या रास्ता होगा कि वो न्यायपालिका के पास जाए। अब न्यायपालिका क्या करेगा कि संविधान में जो नियम कानून बनाया गया है उसके हिसाब से उसको न्याय दिलाएगा। अब संविधान में अगर नियम बनाया गया है कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दिया तो उसके लिए प्राणदंड का जो है विधान है, तो अब न्यायपालिका संविधान के हिसाब से उसको न्याय देगी, उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो न्यायपालिका बनाई ही गई है विवादों का निपटारा करने के लिए, है ना। तो कार्यपालिका का काम यह है कि बनाए गए नियमों को अप्लाई करे, और न्यायपालिका का काम यह है कि अगर उन नियमों को ठीक से अप्लाई नहीं हो रहा है, उनके ऊपर कोई भी समस्या आ रही है, तो उसके लिए क्या करेगी, वो उनको जो है अप्लाई करवाएगी, उनको लागू करने का कार्य करेगी न्यायपालिका, है ना। न्यायपालिका में जो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है कौन, क्या बोलते हैं उसको, तो सर्वोच्च ही नाम है उसका, सर्वोच्च न्यायालय हम बोलते हैं, है ना। सर्वोच्च न्यायालय या इसी को जो है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है इसी को, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, एससी शॉर्ट में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो देश की जो सर्वोच्च न्यायालय संस्था है वो कौन सी है, सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ है, दिल्ली में है ना। तो देश की सर्वोच्च जो है जुडिशियल बॉडी है जो न्याय करने का कार्य करती है, ये केंद्र स्तर पर हो गया। और इसके नीचे जो अगली न्याय की संस्था है हर राज्य लेवल पर बनाया गया है, किसी किसी राज्य के लिए जो है जैसी व्यवस्थाएं हैं उस तरीके से, जैसे जनसंख्या के हिसाब से होता है कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा उनकी समस्या भी होगी, तो न्याय विधान भी उतना होना चाहिए कि उनको जो है लाभ पहुंचा सके, उनको उनके लिए न्याय कर सके। तो इसको न्यायपालिका को जो है राज्य वाइज नहीं बनाया गया है, हालांकि आप देखेंगे तो अक्सर ये हर राज्य में मिलता है, लेकिन राज्य की जनसंख्या के मुताबिक बनाया गया है कि किसी किसी राज्य में अगर कम जनसंख्या है वहाँ भी अगर हमने एक ठो न्यायपालिका स्थापित कर दिया, किसी राज्य में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ भी अगर एक ठो न्यायपालिका स्थापित कर दिया गया, तो दोनों तरह समान कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यायपालिका है लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर एक से अधिक न्यायपालिका की भी आवश्यकता पड़ सकती है, और जहाँ कम जनसंख्या है वहाँ कई बार क्या होता है एक दो राज्यों का के लिए एक ही न्यायपालिका काफ़ी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर यहाँ एक ही न्यायपालिका बनाई जाए तो ये इनफ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, दो दो न्यायपालिका बना दिया गया, है ना। एक जो है हाई कोर्ट हमारा
इलाहाबाद में भी है और एक और है लखनऊ में भी, है ना। तो अब इसको हाई कोर्ट कहते हैं। हाई कोर्ट क्या होता है? राज्य लेवल पर होता है। इसको उच्च न्यायालय कहते हैं, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो ये तो केंद्रीय स्तर पर हो गया, सर्वोच्च न्यायालय राज्य केंद्रीय स्तर पर हो गया। लेकिन उच्च न्यायालय जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं, ये राज्य स्तर पर होता है कि किसी राज्य स्तर के मामलों को सुलझाने के लिए, निपटाने के लिए होता है। लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी न्यायालय बनाया जाता है, उसको जिला न्यायालय बोलते हैं या फिर जनपद न्यायालय बोलते हैं, है ना, जनपद न्यायालय। तो ये हर एक जिले की समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है कि अगर आपके पास कोई भी छोटी मोटी समस्या है तो आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। यदि वहां पर आपको सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाया तो आपके पास ऑप्शन रहता है आप हाई कोर्ट में जाइए, उच्च न्यायालय में, है ना। अगर यहाँ भी आपको कोई असंतोषजनक है या फिर चीजें नहीं ठीक से सुलझ पाती हैं तो आपके पास फाइनल ऑप्शन होता है सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो है, हमारे संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिसमें हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का दरवाजा खुला रहता है। कुछ ऐसे अपराध हैं, यदि ऐसा कोई करता है तो उसके अगेंस्ट आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। जैसे कि बात करें फंडामेंटल राइट जो है हमारे संविधान में, जो मौलिक अधिकार हमें दिया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्टिकल 32 के तहत हम अपने मौलिक अधिकारों के उत्क्रमण होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में भी अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं। बाकी अगर छोटे मोटे केसेस हैं, तो कोई पारिवारिक मामला है, कोई छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस हैं, तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विजिट करना होता है, फिर उच्चतम न्यायालय में। अब संविधान में सारा प्रोसेस बना हुआ है। हम लोग संविधान को जब पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि जो है सर्वोच्च न्यायालय कैसे कार्य करता है, उसके लिए क्या क्या संविधान में सिस्टम बनाए गए हैं, उच्च न्यायालय क्या है, तो ये डिटेल में पढ़ा जाता है। हालांकि हम यहाँ हर एक को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा मेन मुद्दा क्या है? क्षैतिज वितरण, तो हम इसको समझ रहे हैं। तो यही मुख्यतः है सरकार का अंग, जो कि हम देखते हैं ये पैरेलल है ना। यहाँ पर कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं है कि जो है कार्यपालिका बड़ी है कि न्यायपालिका बड़ी है, नहीं। यहाँ सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, सबका जो है एक इक्वल अलग अलग जो है अपना काम है ना। जैसे इनका काम है पूरे देश के लिए नियम कानून बनाना, इनका काम है पूरे देश के लिए जो नियम कानून बनाया गया है उसको लागू करवाना, और इनका काम क्या है कि देश में जो भी विवाद हो रहा है, जो भी समस्या हो रही है उसको सुलझाना। तो तीनों ही क्या है? अलग अलग बॉडी हैं, और ये क्षैतिज वितरण है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण का। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको समझते हैं। तो जब बात आती है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, तो इसमें लेवल देखा जाता है कि किस लेवल पर कौन से ऑर्गन्स काम कर रहे हैं सरकार की। तो अब शक्ति का हम ऊर्ध्वाधर वितरण देखते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण, इसमें जो सबसे ऊपरी लेवल पर कार्य करता है वो होता है केंद्र सरकार, है ना। इसमें बेसिकली हम सरकार के अलग अलग लेवल्स को जो है समझते हैं। जो सबसे टॉप लेवल होता है वो कौन सा होता है? केंद्र सरकार, है ना। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, यानी कि पूरे देश के लिए जो सरकार कार्य करती है वो केंद्र सरकार कही जाती है। जैसे कि हम मान लीजिए पूरे देश के जो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम साहब होते हैं, है ना। तो जो केंद्र लेवल की सरकार होती है वो पूरे देश के लिए नियम कानून बनाता है, पूरे देश के लेवल पर कार्य करता है। और हर एक राज्य में क्या होता है? राज्य सरकार भी बनाई जाती है। तो राज्य सरकार का कार्य इतना होता है कि एक सीमित एरिया, यानी कि राज्य तक में वो नियम कानून बनाएगा, राज्य का कल्याण करेगा, उसके लिए जो है कार्य करेगा। तो जो दूसरा लेवल होता है इसमें, सेकंड लेवल, वो होता है राज्य सरकार, है ना। राज्य सरकार, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। अच्छा, केंद्र लेवल में जो नियम कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। जाहिर सी बात है, अगर केंद्र सरकार है तो नियम कानून भी वहां केंद्र सरकार ही बनाएगी, है ना। अब केंद्र सरकार नियम कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? विधायिका है, विधायिका जिसमें संसद आ रहा है ना।
तो केंद्र पूरे देश के लिए जो नियम कानून बनाता है वो है संसद, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो जो केंद्र लेवल की सरकार है हमारी, मान लीजिए दिल्ली की जो सरकार है जिसके लिए लोकसभा का चुनाव होता है, वो हो गया पहला लेवल, सबसे टॉप लेवल। उसके बाद हर एक राज्यों में राज्य सरकार होता है, विधानमंडल का जो है चुनाव होता है, इसमें विधानसभा चुनाव करवा करके राज्य की सरकार बनाई जाती है, तो ये राज्य सरकार होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा लेवल होता है, सबसे निचला स्तर का लेवल, उसको क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, जिसको हम लोकल गवर्नेंस बोलते हैं, लोकल गवर्नेंस। अब स्थानीय स्वशासन में क्या होता है? जैसे जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर क्या होता है? वहां पर नगर पालिका होता है ना, नगर पालिका, जिसको भी 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है कि बहुत बड़े शहर हैं तो वहाँ नगर निगम चलता है, हाँ, कि पटना, दिल्ली, मुंबई जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, छोटे मोटे शहरों के लिए और चीज़ें चलता है। तो इसके लिए भी संविधान में अलग से आर्टिकल्स हैं, पूरा हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं जब उस लेवल पर जाते हैं, संविधान को जब पार्ट वाइज पढ़ा जाता है एक तरफ से। अभी बस इतना समझिए कि जो भी शहरी क्षेत्र हैं उनको जो है मेंटेन करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए नगर पालिका की स्थापना की जाती है, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए क्या होता है? पंचायतों की स्थापना किया गया है, जिसको हम ग्राम पंचायत भी कहते हैं, है ना, ग्राम पंचायत। जैसे कि जो छोटे छोटे गांव हैं देश के अंदर, उन्हें वहां पर क्या होता है? एक पंचायत बनाया गया है, वहां पर ग्राम प्रधान वहां के लोकल लोगों से ही जो है चुनाव करके ग्राम प्रधान चुना जाता है। फिर उस प्रधान का काम क्या है कि उस पूरे गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी सरकार की तरफ से चीज़ें आती हैं उसके लिए अप्लाई करना और गांव की समस्याओं को सुलझाना, गांव में जो है सड़क, नाली, शौचालय, जो भी चीज़ें हैं वो उस लेवल पर करना। उसी प्रकार से जो नगर पालिका होता है, शहरों में जो होती है नगर पालिका बनाई जाती है, वहाँ पे नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है, जो मेयर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे शहर का जो है मेंटेन करना, रख रखाव करना, है ना। तो स्थानीय स्वशासन जो है वो सबसे निचले लेवल पर कार्य कर रही है, यानी कि छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे गांवों को ऑपरेट कर रही है। राज्य सरकार जो होता है वो पूरे राज्य, पूरे स्टेट के लिए नियम कानून बनाता है और पूरे स्टेट को जो है कंट्रोल करता है, चलाता है। और केंद्र सरकार जो होती है वो पूरे देश को जो है चलाता है, पूरे देश के लिए नियम कानून को बनाने का कार्य करता है ना। तो यही है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इसमें हमें एक लेवल दिखता है। जैसे आप देखिए सबसे नीचे लेवल पर कौन है? स्थानीय स्वशासन, और नीचे से जो है सेकंड लेवल पर राज्य सरकार है, सबसे टॉप लेवल पर कौन है? केंद्र सरकार है ना। तो इसमें एक लेवल दिख रहा है कि एक के नीचे एक है। अगर राज्य सरकार कोई नियम कानून बना रही है, अगर केंद्र सरकार ने भी उसी विषय पर नियम कानून बना दिया, है ना, तो अब मान्य किसका हो? कई बार ये भी हो जाता है कि राज्य सरकार सेम टॉपिक पर कुछ और नियम कानून बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शिक्षा पर उसने कुछ और नियम कानून बना दिया और केंद्र सरकार ने कुछ और नियम कानून बना दिया, तो अब लागू किसका होगा? किसका मान्य होगा? हाँ, तो जब दोनों के टकराव की बात आ जाती है, वहां पे केंद्र सरकार का जो है पल्ला भारी पड़ जाता है ना, क्योंकि केंद्र सरकार के पास पूरे देश का पावर है, पूरे देश को कंट्रोल करने का। राज्य सरकार क्या होती है? सिर्फ एक राज्य तक सीमित है। तो जो है संविधान में बनाए गए नियम कानूनों के अंतर्गत रह करके, डीपीएसपी के अंतर्गत रह करके वो जो है राज्य को चलाते हैं। लेकिन अगर सेम विषय पर केंद्र सरकार भी कोई फैसला लेकर के आ रही है तो केंद्र सरकार का मान्यता सर्वोपरि हो जाता है ना। तो ये एक लेवल दिख रहा है आपको, है ना, कि ये जो है फर्स्ट लेवल है, सबसे टॉप लेवल है, और ये जो है सेकंड लेवल है शक्ति का, और ये जो है थर्ड लेवल है ना। तो यहाँ पर एक लेवल वाइज जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि कोई नीचे है कोई ऊपर है, सब जो है केंद्र लेवल पर और सब राज्य लेवल पर कार्य करती हैं, है ना। अगर मान लीजिए हम विधायिका की बात करें, अगर आप केंद्रीय लेवल पर जो है पूरे जो है केंद्र लेवल पर देखेंगे, है ना, तो केंद्र लेवल पर विधायिका में कौन हो जाता है? केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर यहाँ पर जो है संसद है ना, यहाँ पर संसद होता है। और वहीं पर अगर राज्य स्तर पर देखेंगे, ये तो केंद्र स्तर हो गया, अगर हम राज्य स्तर देखें कि राज्य स्तर पर जो है नियम कानून बनाने का विधान किसके पास अधिकार है, तो राज्य स्तर पर यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पर जो है विधानमंडल होता है ना, विधानमंडल हो गया। उसी प्रकार अगर हम जो है कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका, इसमें अगर हम केंद्र स्तर पर देखते हैं कि केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका कौन सी है, केंद्र स्तर, तो यहाँ पर देखने को हमें मिलता है कि यहाँ पर जो है
पीएम हो गए, है ना, पीएम हो गए, और भी जो अलग अलग मंत्री हैं वो सभी जो है केंद्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। और अगर राज्य स्तर पर देखेंगे तो राज्य स्तर पर कौन है, यहाँ पर जो है देखने को मिलता है कि यहाँ पर सीएम हो गए, और इनके भी जो है कैबिनेट मंत्री वगैरह सब होते हैं, है ना, विधायक वगैरह ये सारी चीजें। तो ये सब जो है आ गए राज्य स्तर पर। यहाँ पर आप देखेंगे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहे जाते हैं, और यहाँ पर कौन है, एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो ये राज्य स्तर पर हो गया। वहीं अगर न्यायपालिका की बात किया जाए, न्यायपालिका में तो न्यायपालिका भी आपने देख लिया। अगर जो है केंद्र स्तर पर न्यायपालिका देखिए तो यहाँ पर कौन है, सबसे सर्वोच्च बॉडी कौन सी है, एससी सुप्रीम कोर्ट है ना। और वहीं अगर आप सेकंड लेवल राज्य स्तर पर देखेंगे तो राज्य स्तर पर कौन होता है, यहाँ पर हम जो है देखते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट होता है ना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हाई कोर्ट है। तो ये जो है शक्तियों का क्या है, क्षैतिज वितरण है, और यहाँ पर जो है शक्तियों का ऊर्ध्वाधर वितरण है। ओके, तो ये हमने थोड़ा सा समझा सरकार के अंग के बारे में, कैसे कार्य किया जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि जो मीडिया होती है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाती है। कभी आपने ये माइंड किया कि चौथा स्तंभ मीडिया का, तीन स्तंभ कौन होते हैं फिर? तो आज जान लीजिए यही तीन स्तंभ हैं सरकार के। पहले जो है स्तंभ हो गया विधायिका, दूसरा स्तंभ हो गया कार्यपालिका, तीसरा स्तंभ हो गया न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया जो है देश की जनता के आंख कान होती है कि ये क्या कर रहे हैं, हमको हकीकत दिखा रही है मीडिया, या हमें सरकार के प्रभाव में आकर के झूठा मूठा कुछ भी न्यूज़ दिखा रही है। ये जो है हमें मीडिया के द्वारा पता चलता है इनकी सच्चाई। तो अब जो है ये चार स्तंभ हो गए लोकतंत्र के। बाकी सरकार के अंग की बात किया जाए, सरकार कैसे कार्य कर रही है, तो यही तीनों अंग मिलकर के कार्य करते हैं। लेकिन हमारे देश में कोई भी यहाँ पे सर्वोच्च नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे ये बनाया गया नियम कानून, ऐसा लगता है कि नियम कानून बना रहा है मतलब देश पूरा कंट्रोल इसके अंदर है, कि ये जो देश के लिए नियम कानून बनाएगा वही होगा, मतलब सबसे पावरफुल यही है। लेकिन ऐसा नहीं है। न्यायपालिका को भी रखा गया है संविधान की रक्षा करने के लिए। न्यायपालिका को भी अधिकार है कि अगर विधायिका संविधान के खिलाफ कोई नियम कानून बनाएगी, संविधान के दायरे से हट करके संविधान का उल्लंघन करेगा उसे कोई नियम कानून, तो यहाँ पर न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि वो इस विधायिका के बनाए गए नियम कानून को खारिज कर देगा। और वहीं पर कार्यपालिका, अगर कार्यपालिका संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है तो यहाँ पर भी न्यायपालिका के पास पावर होता है कि वो जो है न्यायपालिका को यहाँ कार्यपालिका को कंट्रोल करेगा। तो फिर जब ऐसा देखता है देखने को मिलता है कि यहाँ विधायिका पर भी कंट्रोल कर रहा है, ये कार्यपालिका पर भी कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये न्यायपालिका सबसे पावरफुल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर न्यायपालिका अपने शक्तियों का गलत प्रयोग करने लग जाएगा तो यहाँ संसद के पास भी अधिकार होता है कि वो जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगा करके उस न्यायपालिका के सुप्रीम जो सीजेआई होते हैं उनको भी पद से हटा सकती है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं कि अगर ये गलत करेंगे तो वो उनका टांग खींच लेंगे, वो कुछ गलत करेंगे तो ये इनका टांग खींचेंगे। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि सबसे पावरफुल है कौन, सबसे ऊपर है कौन? तो ध्यान रखिए, एक लोकतांत्रिक देश में, विशेष करके भारत जैसे देश में, अगर कुछ सर्वोच्च है, कुछ सर्वोपरि है, तो वो न कोई पद है, देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति वो भी सर्वोच्च नहीं है, बल्कि जो सबसे सर्वोपरि है, जो सबसे ऊपर है, वो क्या है? वो है देश का संविधान, है ना। संविधान सर्वोच्च है, इसके ऊपर कोई विधान नहीं है। जो भी नियम कानून बनाया जाएगा, संसद को भी नियम कानून बनाने का अधिकार अवश्य है, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि आपको संविधान के दायरे में रहकर ही नियम कानून बनाना है। इसलिए जब भी हम बात करते हैं, आज भी अगर कहते हैं कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद ही गिना जाता है। हालांकि आप अगर गिनेंगे टोटल अब तक कितने बन चुके, तो लगभग 448 हो गए हैं। लेकिन फिर भी 395 ही क्यों हम गिनते हैं? कि जो भी नया कानून बन रहा है वो उन्हीं अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया जाता है। कि मान लीजिए पहले से अनिवार्य शिक्षा नहीं रखा गया था, कि अनिवार्य शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा है, वो पहले से मूल अधिकार में नहीं था, लेकिन बाद में इसको रखा गया, तो आर्टिकल 21 में इसको रख दिया गया। हेलमेट न लगाने पर पुलिस चालान काटती है, यह बात बाद में जोड़ा गया संविधान के अंतर्गत। आर्टिकल 21 की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, उसमें रख दिया गया। तो
तो मतलब जो भी नियम कानून बन रहे हैं हमारे संविधान के किन्हीं न किन्हीं आर्टिकल में उसको एडजस्ट किया जाता है जिससे वो रिलेटेबल रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मूल संविधान है वह देश का पूरा ढांचा है। संविधान एक ढांचा है, इसके अंतर्गत रह करके ही नियम कानून बनाना है और उसी के अंतर्गत रह करके सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर जितने भी न्यायाधीश या कोई भी हैं सब उसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। विधायिका भी संविधान के अंतर्गत है, कार्यपालिका भी संविधान के अंतर्गत है और जो न्यायपालिका है वो भी संविधान के ही अंतर्गत है ना। संविधान के परे कोई नहीं जा सकता है, यह स्पष्ट है। संविधान से जो टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें आशा है कि आपको समझ में आई होगी कि शक्तियों का विभाजन, क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। तो इसके अलावा हम लोगों का जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ों को शुरू से भाग 1 से हम जो है सारी चीज़ों को बताएंगे, अंत तक पॉलिटी खत्म करेंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हुए थे कि शक्तियों का विभाजन, जो क्षैतिज वितरण है, ऊर्ध्वाधर वितरण है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आपको समझा पाएं कि ये होता क्या है ना। तो समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।